राम राम दोस्तों, देखो आज हम बात करेंगे भारतीय समुद्री सुरक्षा के बारे में, क्योंकि हाल ही में जो अरब सागर में जो घटना घटी है उससे संबंधित करंट में ये टॉपिक बन जाता है। या आंतरिक सुरक्षा हो या इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत कह सकते हैं कि भारत की समुद्र के प्रति क्या नीति है। वैश्विक स्तर पर देखें तो वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत आ जाता है। वही इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, तो आंतरिक सुरक्षा की देखें तो भारतीय समुद्री जो कि लगभग 7500 किलोमीटर तक हमारी तटीय सीमा है, तो हम किस प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं और इनमें देखेंगे कि क्यों भारतीय समुद्री सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर भारत की क्या प्रतिबद्धता रही है समुद्र को लेकर। और अंत में ये बात करेंगे कि भारत किस प्रकार समुद्री सुरक्षा करता है। ठीक है, इन तीनों बिंदु पर हम अलग अलग बात करेंगे। देखो, हम बात करेंगे अब हमारे लिए कि समुद्री सुरक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेसिक बात जान लेते हैं कि भारत एक तरह क्या है, प्रायद्वीपीय देश है। तो प्रायद्वीपीय देश होने के कारण यहाँ पर समुद्री सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारी लगभग देखिए तो 7500 किलोमीटर हमारी क्या लगती है, समुद्री सीमा, जो कि तटीय सीमा लगती है। वही समुद्री सीमा की बात करें तो यहाँ से 200 नॉटिकल दूर तक हमारी क्या है, समुद्री सीमा है। तो हमारा दायित्व हो जाता है कि समुद्र को सुरक्षित रखे। एक संप्रभु देश के लिए ये आवश्यक है कि समुद्री सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, जो कि हम जैसे धरातलीय स्तर पर तो हम करते ही हैं सुरक्षा, परंतु समुद्री सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। क्योंकि देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार देखें तो जिस प्रकार से यहाँ से आतंकवादियों की जो सप्लाई होती है, ठीक है, भारत पे चाहे पाकिस्तान हो चाहे अदर देश हो, वहाँ से यहाँ से सीधे ही क्या कर सकते हैं, भारत में आतंकवादी हमले कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे अवैध व्यापार हो, कोई विस्फोटक सामग्री ला सकते हैं, घुसपैठ हो सकती है, ठीक है, अवैध प्रवासी भी आ सकते हैं, ड्रग्स की तस्करी भी हो सकती है, मानव व्यापार हो सकता है। तो ये सभी बिंदु सुरक्षा की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक सागर, खुला सागर होने के कारण हमारे यहाँ पर दूसरे देशों का यहाँ से क्या हो सकता है, प्रवेश हो सकता है। तो इनको रोकने के लिए क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या है, हमारी समुद्र सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और व्यापारिक दृष्टि से देखें, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि समुद्र क्या करते हैं, हमारी समुद्र एक लाइफलाइन होती है हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए। ठीक है, यदि ये हम समुद्री सुरक्षा नहीं करेंगे या समुद्री सुरक्षा मुहैया नहीं कर पाएंगे तो हमारे क्या वाणिज्यिक दृष्टि से क्या भी आर्थिक दृष्टि से हानि का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि लगभग भारत का देखें तो 95% व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे होता है, तो हमारे समुद्र से माध्यम से होता है, इन्हीं समुद्रों के माध्यम से होता है। चाहे यहाँ यूरोप में जाना हो या यहाँ से क्या रूस चाइना की ओर जाना हो, तो हमारी लगभग व्यापार कहाँ से होता है, तो समुद्र के माध्यम से होता है। यदि हम समुद्री सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारी क्या व्यापारिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से क्या हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अभी भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है, तो ये तभी संभव होगा जब हम व्यापार को सुगम बनाएं, एक खुला स्वतंत्र समुद्र की व्यवस्था स्थापित कर लें। और ये सिर्फ भारत ही नहीं कर सकता, अन्य देशों को भी साथ मिलकर कार्य करना होगा। ठीक है, जिस प्रकार से चाइना यहाँ पे हिंद महासागर में आकर अपने अड्डे स्थापित कर रहा है, वो न तो समुद्री कानूनों का पालन करता है और न ही किसी की बात मानता है। ठीक है, तो इसके लिए भी भारत के लिए आवश्यक है कि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाए। वो हम आगे बात करेंगे कि भारत को वैश्विक स्तर पर क्या समुद्र के प्रति नीति है। ठीक है, तो ये हो गई व्यापारिक दृष्टि से। अब हम देखें सामरिक दृष्टि से, तो सामरिक दृष्टि से भी हमारे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगभग हमारे बड़े बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, समुद्र के तट पर भी स्थित है। क्योंकि बड़े बड़े शहर यहाँ पर देख सकते हैं, मुंबई का बंदरगाह हो गया, ठीक है, यहाँ पर कलकत्ता का बंदरगाह हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, तो ये हमारे बड़े बड़े बंदरगाह जहाँ से क्या होता है, विदेशी व्यापार होता है। ठीक है, और जो भी व्यापार होता है तो वहाँ आंतरिक रूप से जो रेलगाड़ियों के माध्यम से अंदर तक पहुंचा जाता है। तो महत्वपूर्ण माध्यम कौन होता है, हमारे बंदरगाह होता है, क्योंकि लगभग 95% व्यापार कहाँ से होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं बंदरगाह के माध्यम से होता है। यदि बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो सकती है। और वहीं हमारे यहाँ देखेंगे तो इसरो का स्टेशन भी है, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर भी स्थापित किए रखा है पास में ही। ठीक है, तो ये इसके लिए सामरिक दृष्टि से भी क्या है, हमारे लिए
महत्वपूर्ण हो जाता है। अब रणनीतिक दृष्टि से भी देख लेते हैं कि देखो रणनीतिक दृष्टि से समुद्र क्या है, देखो समुद्र में हमारे जो व्यापार करते हैं, व्यापार तो करने के साथ साथ हमें जो 85% हम क्या करते हैं, ऊर्जा जरूरत, जैसे हो गया गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, तो हम ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति कहाँ से करते हैं, तो एक तो खाड़ी देशों से करते हैं, वहीं यहाँ से निकलते हैं रेड सी से होके, अरब की खाड़ी होके भारत पहुंचता है। लगभग हम बात करें तो 40% तो ये खाड़ी देशों की बात करें तो यहाँ पर हम समुद्री सुरक्षा का पर्याप्त व्यवस्था नहीं रखेंगे तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पर्शियन गल्फ होते हुए, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का चेक पॉइंट है। इन चेक पॉइंटों पर हमारी सुरक्षा होनी आवश्यक है, तभी यहाँ देशों के साथ हमारे क्या ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो। यहाँ पर भी देखें तो जहाँ यूरोप के साथ व्यापार करें, मेडिटेरियन सी के बाद यहाँ के रेड सी, वहाँ पे फिर अरब सागर की और भारत की और जो ऊर्जा आती मतलब कोयला गैस ये आती है, तो उनके लिए भी सुरक्षा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारी स्थिति, क्योंकि हाल ही में यमन द्वारा जिस प्रकार हाउती विद्रोह द्वारा यहाँ पे हमारे जो वाहन आ रहा था, वाणिज्य वाहन, तो उस पर अटैक किया गया था, ये ड्रोन से भी अटैक किया गया था, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि व्यापारिक दृष्टि, रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर भी तो मल्लका स्ट्रेट है, तो इनके भी सुरक्षा करने के लिए हम अंडमान निकोबार द्वीप जो कि क्षेत्र है रणनीतिक दृष्टि से हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे यदि हम बंदरगाह या सैन्य अड्डा स्थापित करते हैं तो यहाँ पर जो भी मल्लका के माध्यम से जो व्यापार होता है तो हम व्यापार को क्या बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करें देखो समुद्री पर्यावरण, क्यों हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है देखो समुद्री पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि जब तक पर्यावरण, यदि समुद्र स्वच्छ नहीं होगा तो हमारी जो जलीय गतिविधियां है, जलीय इकोनॉमी है, ठीक है ना, तो समुद्री इकोनॉमी जैसे मछली पालन है, तो इनके लिए हम बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी वाणिज्य वाहक आते हैं जो ईंधन का क्या कर देते हैं, स्त्राव कर देते हैं, इनके कारण जो जलीय जीव है उनको नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और जो भी प्लास्टिक होता है तो उन्हें समुद्र में फेंका जाता है, तो वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक जो जलीय परितंत्र है तो उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक तरह का समुद्री पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हमारे लगभग, यदि जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा, समुद्री स्तर में वृद्धि होगी, और जो हमारे इतना लगभग 7500 किलोमीटर तटीय सीमा है, तो यदि इतने जल स्तर में वृद्धि होगी तो हमारी क्या है, जो तटीय सीमा है तो वो जलमग्न होने के कारण क्या है, बंदरगाहों को भी नुकसान पहुंचाता है, जो पास में शहरी क्षेत्र हैं और जो कृषि क्षेत्र है उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे लिए क्या है, समुद्री दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है समुद्री सुरक्षा। इन देखो एक तो पर्याप्त परिभाषा नहीं है समुद्री सुरक्षा की, परंतु इन 5 बिंदुओं के माध्यम से आप समझा सकते हैं कि किस प्रकार महत्वपूर्ण है हमारी समुद्री सुरक्षा, ठीक है। अब बात करेंगे देखो भारत समुद्र के प्रति क्या नीति रही है और समुद्र के प्रति क्या प्रतिबद्धता रही है। देखो समुद्र की सुरक्षा मात्र एक देश द्वारा तो हो नहीं सकती, जब तक हम सभी मिलकर सहयोग नहीं करेंगे तब तक समुद्री सुरक्षा जो बाधाएं उत्पन्न होती है उनको हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो हमें देखो समुद्री एक क्या है, साझा धरोहर है, सिर्फ एक ही संपत्ति तो है नहीं, तो हम कोशिश करते हैं हम हर एक जो भी संस्थाएं होती है उनके माध्यम से, चाहे यूएनओ हो, इनके माध्यम से क्या करते हैं कि समुद्र के प्रति क्या नीति अपनानी चाहिए, इनके सहयोग के माध्यम से, जो कि आबाद और स्वतंत्र रूप से हमारे क्या हो, समुद्री आवाजाही हो। क्योंकि हमारे समुद्र देखे तो समुद्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या एक तरह की लाइफ लाइन है, लेकिन लगभग सभी देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग कहाँ से होता है, तो समुद्र के माध्यम से होता है। क्योंकि जहाँ हम हवाई जहाज का उपयोग करेंगे, एरोप्लेन का उपयोग करेंगे तो हमारे लिए क्या महंगा पड़ता है, और जो कि एकदम सस्ते रूप में देखें तो समुद्री व्यापार हमारे लिए सस्ता पड़ता है, ठीक है। और हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बात करें। और हम बात करते को हमारे यूएन में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां संबोधन दिया था तो उस समय 5 बातें बताई थी, तो वो हमारी समुद्री सुरक्षा प्रतिबद्धता के बारे में वक्तव्य व्यक्त करता है, ठीक है। तो सबसे हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे तो आप समझ जाओगे कि किन बातों पे भारत की समुद्र के प्रति नीति रही है। तो सबसे पहले देखो अवैध समुद्री बाधाओं को दूर करना है। जिस प्रकार से समुद्र का आतंकवादियों के लिए अलग उपयोग होता है, वहां अवैध वस्तुओं के लिए अलग उपयोग होता है। क्योंकि जिस प्रकार से कोई देश है तो अपनी समुद्री के माध्यम से ही अवैध व्यापार कर लेते हैं, आतंकवादियों पर पनाह देते हैं,
ठीक है। जैसे हाउती विद्रोह यमन में हाउती विद्रोह है, तो वो क्या करते हैं, व्यापारिक जो जहाज आते हैं तो उनको क्या करते हैं, अगवा करके तो वहां पे संपत्ति अर्जित करते हैं, तो हमारे लिए क्या है, दिक्कत उत्पन्न करते हैं। तो हमें सहयोग से मिलकर कार्य करेंगे, अवैध जो समुद्री बाधाओं है उनको दूर करेंगे, तो ताकि व्यापार से संबंधित हमारी क्या हो, जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो, वो एक स्वतंत्र समुद्र की व्यवस्था स्थापित हो सके। और जैसे विकसित देश है तो विकसित देश अपने नेवी के माध्यम से करते हैं समुद्री व्यापार सुरक्षित, परंतु जो विकासशील देश है, गरीब देश है, उनको भी तो सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हमें अवैध समुद्री बाधाओं को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। ठीक है। और जो भी दूसरा देखें तो समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना आवश्यक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हो। जैसे हम भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद था, ठीक है, जो बाउंड्री थी, वो समुद्री सीमा थी, तो वो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सुलझाई थी। तो हमें ये आवश्यक है, जिस प्रकार चाइना ने वहां पे फिलीपींस के आसपास जापान के जो द्वीप है उन पे क्या है, अवैध कब्जा कर रखा है, वहां पे आए दिन झगड़ा होता रहता है, ठीक है, उसकी नेवी के साथ। ठीक है। तो ये वहां से क्या है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके अनुसार चलेंगे, तो वहां क्या है, पूरे देशों के में शांति बनी रहेगी। ठीक है, युद्ध जैसी संभावना नहीं होगी। तो हमारे लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए हैं तो उनके अनुसार हम कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हों। और तीसरा देखें तो समुद्री प्राकृतिक आपदाओं को मिलकर सहयोग कर सकते हैं। जहां भी देखो जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे अधिक नुकसान जो द्वीपीय देश है उनको नुकसान पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र की जो जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, तो समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी होगी तो उन द्वीपीय देशों को नुकसान होगा। तो हम वहां से क्या मिलकर भी सहायता कर सकते हैं। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट के माध्यम से पूर्व आकलन करना है, ये सभी माध्यम हम यदि मिलकर कार्य करेंगे तो हम इन प्राकृतिक बाधाओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारे देखो आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, मानवीय नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे ये सहयोग की बात करता है भारत। चौथी बात करें तो समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधन को संभाल कर उपयोग करना। जिस प्रकार से हमारे यहाँ प्लास्टिक बढ़ रहा है समुद्र के अंतर्गत, जो जहाजों द्वारा, वाणिज्यिक जहाजों द्वारा या कोई अन्य जहाजों द्वारा क्या ईंधन का जो स्त्राव होता है, तो वहाँ के जलीय जो व्यवस्था है उनको नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ जो कृषि पर निर्भर लोग हैं तो उनको भी मछली उत्पादन, जो मछली पकड़ते हैं तो उनको भी क्या नुकसान होता है। और जो समुद्री संसाधन होगा उनको संभाल कर उपयोग करना, ताकि भविष्य में वो हमारी आवश्यकताओं का भी पूर्ति कर सके। जिस प्रकार हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि चाइना जिस प्रकार अवैध रूप से अन्य देशों को पास में आकर भी क्या कर देता है, मछलियों का अधिक से अधिक दोहन करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए ये भी एक प्रतिबद्धता रही है। पांचवी बात करें तो जवाबदेही समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना, यह भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बुनियादी यदि ढांचा हम निर्माण करते हैं, वैश्विक स्तर पर ऐसे कानून बना देना चाहिए ताकि उनके प्रति वो अन्य देश भी निर्भर हो। एक संहिता बना लेते हैं कि इन अनुसार समुद्री ढांचा का निर्माण होना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए जो कि समुद्री व्यापार होता है उनके लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो इन 5 बिंदुओं से आप समझ सकते हैं कि भारत के समुद्र के प्रति क्या प्रतिबद्धता रही है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो भारत किस प्रकार समुद्र की सुरक्षा करता है, कौन कौन सी रक्षा बलों का उपयोग करता है। क्योंकि किसी भारत में मंत्रालय की देखें तो किसी एक मंत्रालय का दायित्व तो है नहीं कि इसकी समुद्र की सुरक्षा जिम्मेदारी लेगी। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे विदेश मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, वहीं मत्स्य मंत्रालय हो गया, जहाजरानी हो गया, IT मंत्रालय, इन सभी मिलकर क्या करते हैं, समुद्री सुरक्षा के अनुसार अपने जो कर्तव्यों के अनुसार क्या करते हैं, वो सूचना प्रोवाइड करते हैं। तो हम तटरक्षक बलों की बात करें तो भारतीय नौसेना, जो भारतीय समुद्री सुरक्षा जो आवाजाही है उनको सुरक्षित किस प्रकार से रखा जाए, वो दायित्व किसका है, समुद्री नौसेना का। और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए, यदि समुद्र में खतरा उत्पन्न होता है, कोई देशों द्वारा आक्रमण हो जाता है, तो उनकी निपटान का कार्य कौन करता है, तो हमारी नौसेना करती है। ठीक है। समुद्री युद्ध हो तो समुद्री युद्ध में कौन भाग लेता है, तो भारतीय नौसेना लेती है। वहीं दूसरे देखें भारतीय तटरक्षक बल की, इनकी स्थापना कब की गई थी, तो 18 अगस्त 1978 में इनकी स्थापना की गई थी। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो भी हमारा जो समुद्री तट है उनसे 200 मील तक हमारी क्या है, आर्थिक सीमाएं, ठीक है, वहां पे जो भी संसाधन है उसका क्या हम कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो उनकी रक्षा कौन करता है,
तो भारतीय तटरक्षक बल करता है। ठीक है, उनकी वहाँ कानून व्यवस्था को स्थापित करना वहाँ इसका कार्य होता है। चाहे अवैध व्यापार हो, अवैध हथियारों की पकड़ना हो, विस्फोटक सामग्री को पकड़ना है, और जो घुसपैठ होता है उनको, ड्रग्स होता है, मानव व्यापार होता है, इन सब पर अंकुश कौन लगाता है? तो कौन लगाता है? भारतीय तटरक्षक बल लगाता है। ठीक है, ये इसका कार्य हो जाता है। आप कंफ्यूज होंगे कि भारतीय नौसेना ही है और भारतीय तटरक्षक बल ही है। तो भारतीय तटरक्षक बल का जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित है, क्योंकि जहाँ 200 नॉटिकल मील तक ही उनका क्या होता है, वहां पर कानून व्यवस्था को स्थापित करना होता है। ठीक है, और वही नौसेना का जो क्षेत्र देखे तो वो क्या है, विस्तृत है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय औद्योगिक सुरक्षा बल का। औद्योगिक सुरक्षा बल का क्या दायित्व होता है कि जो बड़े बड़े बंदरगाह है भारत के, तो वहां की सुरक्षा का दायित्व किसे दे रखा है? तो औद्योगिक सुरक्षा बल ये अपना दायित्व वहां निभाता है। ठीक है, और वहां देखे सीमा सुरक्षा बल, तो सीमा सुरक्षा बल अधिकतर क्या है कि जो जमीनी स्तर पर हमारी जो जमीनी सीमाएं है तो उनकी रक्षा करने का दायित्व कौन है? सीमा सुरक्षा बल है। परंतु जो कच्छ का रण है उनकी सुरक्षा करने का दायित्व भी किसे दे रखा है? तो हमें सीमा सुरक्षा बल को ही दे रखा है। वहीं आप बात कर सकते हैं जैसे विभाग हो गए, जैसे रॉ होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होगा, इसरो हो गया, जो अंतरिक्ष के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सभी मिलकर जो कार्य करते हैं वो हमारे लिए समुद्री सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, विशेष तौर पर तटरक्षक बल का कार्य होता है और नौसेना का कार्य होता है, परंतु इनकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है समुद्री सुरक्षा का कार्य के लिए। ठीक है, आई होप आपको देखो वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।